तो ये आ चुका है हमारा CBSE PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 16। आज का हमारा टॉपिक है एटम्स। ठीक है, इसमें भी हमने 2023 से 2025 के ही CBSE के PYQs कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो CBSE 2025 में आया हुआ है क्या है? द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Its energy in an orbit corresponding to quantum number n is -0.544 electron volt. The value of n is. अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला हमारे पास तरीका क्या है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं और कई बार हमें याद भी होते हैं। अगर याद हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं हो तो हम वैसे भी इसको अदरवाइज निकाल सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। जो पहला हमारा लेवल होता है n = 1, इसकी जो एनर्जी होती है n = 1 की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल है, सेकंड लेवल जो है n = 2, इसकी जो एनर्जी होती है ये होती है लगभग -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल होता है एनर्जी लेवल n = 3, इसकी एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। फिर हमारे पास आता है n = 4, इसकी एनर्जी होती है हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमारे पास आता है n = 5, इसकी एनर्जी होती है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हमारे पास आता है n = 6, जिसकी एनर्जी होती है -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अगर ये लेवल्स ये निकालते कैसे हैं? एनर्जी का स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइडेड बाई n², और ये एनर्जी निकल के आती है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है जहाँ से ये वैल्यूज़ आती हैं। n को 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो ये, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे वैल्यूज़ ये आते जाते हैं, और 5-6 तक अगर हमें याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर याद हो फिर तो डायरेक्ट पता चल जाता है कि n = 5 के लिए ये वाली वैल्यू है, तब तो हमें डायरेक्टली ये दिख जाता है। और अगर नहीं हमें ये याद है तो हम इस फार्मूले को याद रखते हैं और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, सिंपली हम इसको ऐसे देख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फार्मूला ये होता है। तो ये कोशिश करें कि एनर्जी लेवल्स आपको याद हो जाएं, तो बहुत जगह ये काम आते हैं। ठीक है, लगभग 5 से 6 तक आपको याद होनी चाहिए कि किस लेवल पे एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं है याद तो हमें ये फार्मूला याद होगा, तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे हमने एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, कितनी दी है -0.544 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई n²। तो यहाँ से n² हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास n² की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 13.6 डिवाइडेड बाई 544, और यहाँ से n² की वैल्यू अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगी 25 और n आ जाएगा 5। तो सिंप्लीफाई करके अगर हमें सॉल्व करना हो तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज लेवल्स याद होंगे तो और इजी है। हालांकि इम्पॉर्टेंट हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको ये याद हो। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर ये लेवल याद रहते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। Atomic spectral emission lines of hydrogen atom are incident on zinc surface. The lines which can emit photoelectrons from the surface are members of. ठीक है, जिंक मेटल के सरफेस पे कोई एनर्जी गिर रही है। कोई एनर्जी क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस दिए हुए हैं, बोला वो इनमें से कोई है, बामर, पास्टन, लाइमन और कुछ ऐसे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस में से निकलेंगे? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब निकलते हैं? जब लाइट गिरती है सूटेबल एनर्जी की, माने हाई एनर्जी की लाइट गिरती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है। अब यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा? या तो ऐसा हो कि जिंक का हमें वर्क फंक्शन दिया है
और ये जो सीरीज़ है इनके लिए वर्क फंक्शन दिए हैं, तब तो पता लग जाता है कि जहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी जिंक के वर्क फंक्शन से, वो आंसर होगा। लेकिन ऐसे केस में हमें ये ढूंढना होता है कि जो सबसे एनर्जेटिक होगा इनमें, उसी में से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की क्षमता होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स वहीं से एमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें हाईली एनर्जेटिक कौन होता है? देखो, अगर आप याद करोगे, अगर आपको याद हो, ये हमारे जो सीरीज होते हैं, जो हमारा लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज कॉरिस्पॉन्ड करता है अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है, बामर सीरीज कॉरिस्पॉन्ड करता है हमारा विजिबल लाइट को, और पास्टन सीरीज कॉरिस्पॉन्ड करता है इंफ्रारेड को। अब इन तीनों में देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कैसे याद रखते थे? अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद होगा तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था याद रखने को, RMI लक्स जी। ठीक है, इस ऑर्डर से हम याद रखते थे RMI लक्स जी। तो हम बोलते थे R से G की तरफ क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है, R से G की तरफ एनर्जी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड माने पास्टन, L माने विजिबल लाइट, L का मतलब होता है लाइट माने विजिबल, तो विजिबल के लिए कौन है, लाइमन। ठीक है, नहीं लाइमन नहीं है, विजिबल के लिए कौन है, बामर है। ठीक है, और U अल्ट्रावायलेट के लिए कौन है, लाइमन। तो अल्ट्रावायलेट के लिए कौन है, लाइमन है। लाइट या विजिबल के लिए कौन है, लाइट या विजिबल के लिए बाल्मर, और इसके लिए इंफ्रारेड के लिए कौन है, पास्टन। तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, एनर्जी कहाँ की तरफ बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है गामा की तरफ, तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, UV, फिर उससे कम कौन है, विजिबल, फिर उससे कम कौन है, इंफ्रारेड। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है UV। UV किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, UV होता है लाइमन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो लाइमन की एनर्जी ज़्यादा होगी, माने लाइमन का के लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू या जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो जिंक के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो हाईली एनर्जेटिक है वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉजिक से काम लेना है, इस तरह से कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिस सीरीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रीजन पता होता है, लाइमन के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्ट्रावायलेट, पास्टन के कॉरेस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड, बामर के कॉरेस्पॉन्डिंग विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्डर हम याद रख सकते हैं, जो हमने EM वेव्स के लिए ऑर्डर याद किया हुआ है ये। ठीक है, रेडियो से गामा तक। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, बामर जो सीरीज है, कहाँ है ये, बामर सीरीज है, और उसके लिए भी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। अब सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, देखो सीरीज कैसे होती है हमारे पास, अगर आप रिविजिट करोगे तो इस तरह से हम ये, ठीक है, इस तरह से हम लाइंस को ड्रॉ करते हैं, सो ऑन, फिर ऊपर इन्फिनिटी लेवल होता है। ये होता है हमारा n=1, ये होता है n=2, ये होता है n=3, n=4 एंड सो ऑन n=infinity। अब आपके पास बामर सीरीज आता है यहाँ पे सेकंड लेवल पे। ठीक है, पहले पे तो लाइमन सीरीज होता है ये। अब n=2 ये तो फिक्स होता है, तो पहला जो स्पेक्ट्रल लाइन होता है वो क्या होता है, 3 से 2, दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन 4 से 2, तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन 5 से 2, चौथा स्पेक्ट्रल लाइन 6 से 2, अगला स्पेक्ट्रल लाइन 7 से 2, और लास्ट वाला इन्फिनिटी से 2। माने बामर सीरीज का हमें पता होता है कि लोअर वाला लेवल क्या होता है, सेकंड लेवल होता है, और अपर वाले लेवल इस तरह से। तो इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस होती है बामर की। हमसे कौन सा पूछा था, हमसे पूछा था सेकंड वाला। तो सेकंड वाला कौन सा है, ये है सेकंड वाला, 4 से 2। तो 4 से 2 कौन सा है हमारे पास, ये इनिशियल है 4, इनिशियल 4, शुरुआत कहाँ से हो रही है, 4 से, और फाइनली आना कहाँ पर है, 2 पे, तो 4 से 2। ठीक है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, फर्स्ट ये है,
थर्ड ये है, थर्ड पूछी होती तो हम बोलते कहाँ से है थर्ड वाली हम बोलते 5 से 2 है। ठीक, तो इजी है हमारे पास, हमें अंडरस्टैंडिंग अगर लैंग्वेज की हो जाएगी तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट शेल में हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू ये होती है। ठीक है, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2। ठीक है, तो एनर्जी जो होती है n इक्वल टू 2 के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? एनर्जी होती है ये -3.6 डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर। और किस में निकलती है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है इस फॉर्मूले से। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाती है? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -3.4 आ जाएगी। तो सेकंड लेवल पे एनर्जी कितनी आ जाएगी? -3.4। अब आपसे पूछिए सेकंड लेवल पे क्या? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला रिलेशन होता है सिंपली, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टोटल एनर्जी। तो ये कितनी आ जाएगी? -E2। सेकंड लेवल पे ही पूछी है ना हमसे, हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने लेवल नंबर 2। ठीक है, तो उस पे निकालनी है, तो -3.4 जो कि आ गया +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी +3.4। ऑप्शन एक ही है तो यही आंसर होगा। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक है, 2 टाइम्स एनर्जी, तो माने 2 × E2। तो कितना आ गया ये? 2 × E2 कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आ गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इजीली हम इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। एनर्जी लेवल्स A, B and C of an atom corresponds to increasing values of energy। इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ एनर्जी है EA लेस देन EB लेस देन EC। तो हमारे पास 3 लेवल हैं। लेट λ1, λ2, λ3 बी द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन C to B, B to A, C to A रिस्पेक्टिवली। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन λ1, λ2 एंड λ3। आपके पास 3 लेवल हैं, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। ये A लेवल है, ये B लेवल है, ये C लेवल है। ठीक है, एक ट्रांजिशन हो रहा है C से B, एक ट्रांजिशन आपका हो रहा है C से B, ये ट्रांजिशन है C से B। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है? λ1। एक ट्रांजिशन हो रहा है आपका B से A, ये है B से A, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है? λ2। और एक ट्रांजिशन हो रहा है आपका C to A, ये C to A, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है? λ3। अब हमें क्या बोला? इनमें रिलेशन निकालना है। अच्छा, इनमें रिलेशन निकालना हमारे लिए आसान है। कैसे निकालेंगे हम? हमें जो एनर्जी गैप होता है ना, चेंज इन एनर्जी जो होता है, जैसे ये डेल्टा ई, चाहे 2 किन्हीं भी लेवल्स के बीच की जो एनर्जी है उसका फंडामेंटल फॉर्मूला होता है hc/λ। एनर्जी इज जो hc/λ, E इज इक्वल टू hc/λ होता है। और यहाँ पर एनर्जी गैप की बात की जा रही है कि गैप के लिए hc/λ, जो भी ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक आएंगे तो एनर्जी क्या होती है? hc/λ, जो भी रेडिएशन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी hc/λ। अब यहाँ पे हमारे पास तो जो एनर्जी है हमारे पास, देखो अगर हम देखें जो एनर्जी है हमारे पास C से A आने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी फ्रॉम C to B प्लस एनर्जी फ्रॉम B to A।
है ना, जो इन ट्रांजिशन के लिए एनर्जी होगी और जो इसके लिए, वो गैप तो बराबर होगा ना, ठीक है, वो गैप बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ से HC बाई C से A के लिए क्या है, लैम्डा 3 शुड बी इक्वल टू HC बाई C से B के लिए क्या है, लैम्डा 1 प्लस HC बाई B से A के लिए लैम्डा 2। HC सब में कॉमन है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 1 बाई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। तो कुछ इस तरह से अगर हमारे पास दिया हुआ है तो इस तरह से हमारे पास दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हम इसको देख सकते हैं ऐसे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम as the wavelength of spectral lines decreases they appear equally spaced and equally intense, further apart and strong in intensity, closer together and strong in intensity, closer together and weak in intensity। बामर सीरीज है हमारे पास और बोला है बामर सीरीज as the wavelength of spectral lines decrease। अच्छा, वेवलेंथ कैसे डिक्रीज होती है, लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास होता है। बामर सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल, 4, 5, 6, 7 और इन्फिनिटी। तो बामर के लिए 2 होता है ना, बामर सीरीज के लिए लोअर लेवल 2 पे होता है। तो ये ऐसे बनेगी कुछ सीरीज, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन, फिफ्थ एंड सो ऑन, ऊपर बात चलती जाएगी। अब हमें क्या कह रहा है, एज वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती है। देखो वेवलेंथ कैसे डिक्रीज होती है, वेवलेंथ आपको यहाँ से पता लगता है, डेल्टा ई मैंने बोला HC बाई लैम्डा होता है। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होगी भाई, यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और जो इन्फानाइट वाला ट्रांजिशन है उसके लिए वेवलेंथ मिनिमम होती है। माने लार्ज ट्रांजिशन होता है तो वेवलेंथ कम होती है, स्मॉल ट्रांजिशन होता है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हमारी वेवलेंथ डिक्रीज करती जाएगी, जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज होते जाएंगे। यहाँ पर देखो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, आगे कम हो गई, आगे और कम होगी, आगे और कम होगी, आगे और कम होगी। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस के गैप क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो या तो फिर हमारा ऑप्शन सी होगा या तो डी होगा, ठीक। अब इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी जो है हमारे पास, इंटेंसिटी का लेना देना है एनर्जी से, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है वैसे, ठीक है। तो इंटेंसिटी का लेना देना एनर्जी से। जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज होते जाएंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रल लाइंस यदि क्लोज होते जाएंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज होते जाएंगे तो इनमें एनर्जी गैप कम होता जाएगा। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस क्लोज होते जाएंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो गए, क्लोज होते गए, तो इनमें एनर्जी का जो गैप है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। माने जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी जो होगी कम हो जाएगी। तो ट्रांजिशंस के लिए गैप कम है तो ट्रांजिशन छोटे छोटे हैं और उनके लिए इंटेंसिटी हमारे पास कम होती जाएगी, तो इंटेंसिटी भी हमारी वीक होगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन बोहर मॉडल। देखो बामर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट, कई तरह के पेपर्स में रिपीट होता रहता है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक आपको पता होगा वेव नंबर का, ऐसे लिखते हैं न्यू बार या 1 बाई लैम्डा
इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? इसका फॉर्मूला होता है रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। अब क्योंकि हाइड्रोजन दिया होता है, जब भी हाइड्रोजन लिख दे तो z तो 1 होता है, तो हाइड्रोजन के लिए फिर z का कोई काम नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये RH रिडबर्ग्स कांस्टेंट इसकी फिक्स वैल्यू होती है। अब ये हमारा फॉर्मूला है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर में। हमें रेशो निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी का। तो वैसे भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होती है। आप वेवलेंथ का रेशो निकाल लो, उसको उल्टा कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी का रेशो है। तो मेरा क्या बोलने का मतलब है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये हमें पता है। तो हम वेवलेंथ का रेशो निकाल लें और उसको उल्टा कर देंगे तो आंसर तो भी हमारा आ ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ का रेशो निकालने के लिए हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, एक ये फंडामेंटल चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर ट्रांजिशन है स्मॉल, अगर स्मॉल ट्रांजिशन है इसका मतलब है लार्ज वेवलेंथ है, एंड वाइस वर्सा। लार्ज ट्रांजिशन तो स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल ट्रांजिशन तो लार्ज वेवलेंथ। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, देखो लार्ज, अगर मुझे लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसमें, बामर सीरीज में, तो लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए क्या, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन क्या होगा, 3:2, क्योंकि लोअर लेवल तो फिक्स होता है। और अगर मुझे निकालना है स्मॉलेस्ट लैम्डा निकालना है, तो मैंने ट्रांजिशन लार्जेस्ट होना चाहिए, तो इन्फिनिटी से 2। देखो ये देखो ना, बामर सीरीज में स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन होता है 3 से 2 और लार्जेस्ट होता है इन्फिनिटी से 2। ठीक, तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो 1/λ मैक्स इज इक्वल टू, देखो ये होता है आपका 2, तो लोअर लेवल तो फिक्स है, ठीक है, तो ये होता है आपका n2 और ये होता है n1, तो ये आ गया n2 और ये आ गया n1, n2 से n1, हायर लेवल से लोअर लेवल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू क्या आ गई, RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 1/λ मैक्स आपका निकल के आया RH 1/4 माइनस 1/9, तो 1/λ मैक्स आपका निकल के आया RH इंटू, इसको आपने सॉल्व कर लिया तो 4 9 36, ठीक है, और आपके पास 9 माइनस 4 आ गया 5, ये आ गया। और यहाँ पर आपने दूसरी साइड निकाल लिया 1/λ मिनिमम, जो कि आ गया आपका RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस 1/infinity का स्क्वायर, तो ये आ गया 1/λ मिनिमम इज इक्वल टू RH 1/4, 1/infinity तो 0 होता है, ठीक है, 1/infinity का स्क्वायर 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, इनका रेशो निकाल लेते हैं, तो नाउ इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना, हमें चाहिए था मैक्सिमम ओवर मिनिमम, तो डिवाइड कर देते हैं, इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया 2, तो 2/1 कर दिया, तो 1/λ मिनिमम, इसके डिवाइड में कर देंगे ये तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। चलो उल्टे ऑर्डर में करना चाहिए था, चलो ठीक है। अभी अब क्या कर लेते हैं इसको, ये आ गया RH/4 और ये उल्टा हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 RH, RH कैंसिल, 4 9 तो ये आ गया 9/5। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम आ गया 9/5, तो ये लैम्डा का आ गया, फ्रीक्वेंसी इसके उल्टा रेशियो में होती है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उल्टा हो गया ना, ये मैक्सिमम है। 2/1 किया, 2 में मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्स ओवर लैम्डा मिनिमम आ गया 9/5। ठीक है, यहाँ से हमारे पास तो यही 9/5 ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि आपके पास ना, देखो आपके पास ये आ गया ना लैम्डा मैक्सिमम ओवर लैम्डा मिनिमम, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी मिनिमम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा का रेशो फ्रीक्वेंसी के साथ उल्टा है। तो ये आ गया आपका 9/5, है ना। 9/5 वाला हमारे पास रिलेशन एक ही है बीच वाला, जबकि यहाँ पर बोला है मैक्सिमम पहले लिखा है, मिनिमम बाद में लिखा है। ठीक है, हालांकि हमें ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि एक ही ऑप्शन दिया हुआ है ये। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 1. The wavelength of photon emitted is lambda. The wavelength of photon emitted when it makes a transition from n equal to 5 to n equal to 2. अच्छा, ये सेम ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले जो ट्रांजिशन है वो क्या हो रहा है, n2 से n1 जो पहला ट्रांजिशन है वो क्या है हमारा, वो है हमारा 5 to 1। ठीक है, इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं अगर फॉर्मूला, तो वेवलेंथ है लैम्डा। तो फॉर्मूला अगर हम लगा दें 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1 डिवाइडेड बाई n1 का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आता है RH 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 25। तो 1/λ कितना आ गया, RH इंटू 24/25। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया, यहाँ से रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 1/λ दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दो, 25 डिवाइडेड बाई 24 RH। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा। ठीक है, इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब क्या है हमारे पास सिचुएशन, अब सिचुएशन है, अब क्या कर दिया, नाउ ट्रांजिशन हो रही है 5 से 2। अब ट्रांजिशन जो n2 टू n1 है वो कहाँ से कहाँ हो रही है, हो रही है 5 से 2। तो फिर से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ, मान लो वेवलेंथ है, वेवलेंथ निकालनी है, मान लो वेवलेंथ है लैम्डा डैश। अब तो क्या लगेगा फॉर्मूला, RH इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, RH 1/4 माइनस 1/25। तो 1/λ डैश इज इक्वल टू RH इंटू ये आ गया 100 और 25 माइनस 4, तो ये आ गया 21 RH डिवाइडेड बाई 100। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 21 RH। अब हमें ये लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो दोनों को, ये 2 आ गया इक्वेशन, दोनों को आप डिवाइड करो, कुछ भी करो, रिलेशन आ जाएगा किसी भी तरह से। RH की वैल्यू निकाल के पुट करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ दोनों को डिवाइड। तो मैंने कर दिया 2 डिवाइडेड बाई 1। बाकी आप RH की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1 से RH की वैल्यू निकाल के 2 में पुट कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो। तो मैंने डिवाइड कर दिया, लैम्डा डैश ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, ये पहले लैम्डा डैश किया 21 RH और उसको डिवाइड में ले जाऊंगा फ्रैक्शन को, तो रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या बन गया, RH कैंसिल हो गया, 25 4 से कैंसिल हो गया,
24 8 से और ये 7 से, तो 8 4 32/7। तो मेरे पास जो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई, लैम्डा डैश की वैल्यू, डिवाइड वाला लैम्डा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 λ/7। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 32 λ/7, डी ऑप्शन। ठीक, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्ट है n² के प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि आपको रेडियस का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, वो रेडियस क्या होता है 0.53 इंटू n² डिवाइडेड, अच्छा हाइड्रोजन एटम है तो फिर z तो 1 होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ये आती है रेडियस आपकी एंगस्ट्रॉम में। यूनिट भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लगा के रेडियस आती कौन से यूनिट में है, एंगस्ट्रॉम में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद ही है। और हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे आपको वेलोसिटी nth ऑर्बिट में क्या होती है ये भी आपको याद ही होना चाहिए, 2.18 इंटू 10⁶। ठीक है, z ओवर n, z तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, अगर हाइड्रोजन होगा तो एटॉमिक नंबर 1, इधर भी होता है हमारे पास z, पर हाइड्रोजन के लिए वो z क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से जो वेलोसिटी आती है वो निकल के आती है मीटर पर सेकेंड में। ठीक, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तीसरा हमें nth लेवल पे एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये हमने लिखा भी था पीछे, 13.6 है हमारा। ठीक है, और z²/n², और यहाँ से जो एनर्जी निकल के आती है वो आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 3 फॉर्मूले हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमें याद ही होने चाहिए। कई बार प्रोपोर्शनैलिटी पूछ लेता है, जैसे रेडियस की n² के साथ है, वेलोसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और एनर्जी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, है ना, हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन विच एक्साइट्स टू n इज इक्वल टू 5 लेवल, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज। तो आपके पास ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इनिशियली जो है वो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट माने 1, यहाँ से एक्साइट होके वो कहाँ पहुँच जाता है n2 5th लेवल पे। तो हमसे बोला है वेवलेंथ जो होगा फोटोन का वो कितना होगा। तो इसको करने का जो शॉर्ट तरीका है हमारे पास, देखो शॉर्ट तरीका तो यही है कि आपको फर्स्ट लेवल की एनर्जी, अगर जिसको याद है बच्चे को, उसको पता होगा फर्स्ट लेवल की एनर्जी कितनी आती है, ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और उसको पता है कि 5th लेवल की एनर्जी कितनी होती है। अभी मैं आपको कह रहा था कि अगर आप ये एनर्जीज याद रख पाएँ तो कई क्वेश्चन हमारे शॉर्टकट में हो जाते हैं। देखो 5th लेवल की एनर्जी है -0.54, तो उस एनर्जी को हमने लिख दिया यहाँ पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती है तो जो डेल्टा ई है हमारा वो क्या हो जाएगा, E5 - E1, तो ये हो गया -0.54 -13.6, तो -0.54 प्लस 13.6। 13.6 में से हम क्या करते हैं 0.54 को घटा लेते हैं, 10 - 4 आ गया हमारा 6, 5 - 5 0, 13.06, तो ये कितना आ गया 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा E। तो आपके पास अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए तो आप, हमने लास्ट टॉपिक में भी एक शॉर्टकट सीखा था, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। और गौर से आप देखोगे सारे ऑप्शन नैनोमीटर में,
तो जिस बच्चे को ये लेवल्स याद होंगे वो सीधा इनका डिफरेंस देखेगा, डिफरेंस आ गया और इस फॉर्मूले को याद वो यूज़ करेगा तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई एनर्जी। लैम्डा उधर लेके इंटरचेंज कर लिए तो 13.06। 13.06 को आप ना अप्रोक्सीमेटली आपका ये 13 ही है, इससे डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा सीधा आपका नैनोमीटर में। दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो पर फिर आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे और इसको आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा ही। ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि देख के ही पता लग जा रहा है, बाकी ऑप्शन इतने बड़े बड़े हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है। आप 1240 को 13 से डिवाइड करोगे तो 95 के आसपास की ही वैल्यू पॉसिबल है, बाकी वैल्यूज़ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। वो तो 2 से डिवाइड करने पे ही आ सकती है कोई ऐसी वैल्यू या 1.5 से। तो ये था हमारा क्वेश्चन। और बाकी आपको अगर इसको वेवलेंथ को वैसे निकालना है अदर वे तो और क्या तरीका है इसको करने का, और मैं आपको बता देता हूँ। और इसको करने का तरीका है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आपका जो हम पीछे वाला फॉर्मूला है कि आप ये 1/λ इज इक्वल टू RH, क्योंकि हाइड्रोजन ही दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसमें आप रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। रिडबर्ग्स कांस्टेंट भरोगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी जो कि आएगी आपके पास मीटर में। फिर उसको आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नैनोमीटर में है। तो दूसरा ये तरीका है जिससे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ से क्योंकि लैम्डा SI यूनिट में आएगा, पहले 1/λ आएगा, उसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो लैम्डा आएगा मीटर में और फिर उसको नैनोमीटर के हिसाब से चेंज करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, काफ़ी हमारा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 2023, 24 और 25 के एटम्स चैप्टर से। तो ये भी हमारा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और वैसे भी जो लास्ट चैप्टर मैंने आपको बताया ही है 13, 14, ये 12, 13, 14 जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, 11, 12, 13, 14, इन चैप्टर से MCQs काफ़ी आते हैं और सिंपल हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियाई के जो MCQs होंगे वो डिस्कस करेंगे।